Hello dear friends, I welcome you to your own YouTube channel Career Launcher Academy. Students, today we are going to discuss a very important topic that is known as non-finite verb. Non-finite verb. Students, फर्स्टली हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब को, और नॉन फाइनाइट वर्ब का भी एक पार्ट आज हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेयर इन्फिनिटिव. टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेयर वी हैव टू यूज बेयर इन्फिनिटिव. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. सभी क्लासेस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन. इससे पहले कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब करें, सो हम पहले वर्ब से समझना शुरू करते हैं ताकि आप जो भी सीखें वो आप बिल्कुल बेस से सीखें, रट के ना सीखें, समझ के सीखें. तो हम वर्ब को हम बांट सकते हैं टॉपिक के हिसाब से टू पार्ट्स के अंदर. वी कैन डिवाइड दिस टॉपिक या वी कैन डिवाइड वर्ब इनटू टू पार्ट्स अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक. वन इज फाइनाइट वर्ब. पहला हमारा होता है स्टूडेंट्स फाइनाइट वर्ब, और जो आज हमने करना है वो करना है नॉन फाइनाइट वर्ब. सीधा हम नॉन फाइनाइट वर्ब को भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम बिल्कुल बेस से बात करते हैं. सो आपको ये जरूर जानना है कि नॉन फाइनाइट हम इसको भी लिख देते हैं वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब. तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्ब के पार्ट्स हैं. दीज आर दी काइंड्स ऑफ वर्ब्स, दीज आर दी टाइप्स ऑफ वर्ब्स. ये वर्ब्स के टाइप्स हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम जानेंगे कि पहले हम अगर नॉन फाइनाइट को अच्छे से जानना चाहते हैं, फर्स्टली इफ वी वांट टू नो प्रॉपरली व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब, देन वी विल हैव टू गो थ्रू कि फाइनाइट क्या होती है. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती है. फाइनाइट वर्ब ये क्या होती है? अगर फाइनाइट वर्ब को डिफाइन करना हो तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे, क्या कहेंगे? अ वर्ब, वो वाली वर्ब विच जो क्या करती है? चेंजेस, बदलती है. यानी कि वो वर्ब जो स्टूडेंट्स बदलती है किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द नंबर कोमा पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एंड टेंस और लिख लेते हैं, एंड टेंस. स्टूडेंट्स, जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन और टेंस के अनुसार बदलती है इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब. सो स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब. डेफिनेशन को प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स. उससे पहले नॉन फाइनाइट भी लिख लेते हैं कि नॉन फाइनाइट कौन सी होती है. नॉन फाइनाइट वर्ब. अब हम बात करते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है. बिल्कुल फाइनाइट के अपोजिट. अ वर्ब विच डज नॉट चेंज या डजंट चेंज, जो बदलती नहीं है अकॉर्डिंग टू the number, according to the number, person, number, person of its subject, जो इस अपने सब्जेक्ट के नंबर के पर्सन या जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन या टेंस के अनुसार नहीं बदलती. एंड टेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब. स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल बेस से आपको करा रहा हूं, सीधा भी करवाया जा सकता है, लेकिन हमें अगर ये समझ में आ गया तो आगे जितने भी टॉपिक हमारे नॉन फाइनाइट से रिलेटेड हैं, जैसे हमारा इन्फिनिटिव्स है, जेरेंड है, पार्टिसिपल्स हैं, हम उसको अच्छी से समझ पाएंगे. स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब में और नॉन फाइनाइट वर्ब में अगर अब देखा जाए तो क्या चेंज, क्या अंतर आपको दिखाई देता है? जो फाइनाइट वर्ब होती है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार बदल जाती है. सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन
उसके अनुसार बदल जाएगी, और जैसे ही टेंस चेंज होगा तब भी इसको चेंज होना पड़ जाता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स जो वर्ब चेंज नहीं होती अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से या टेंस से, अर्थात जिस वर्ब के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं होता, उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। सो इट डेफिनेशन जो दो मैंने लिखी हैं, इन दोनों को अब हम प्रूव करते हैं विद प्रॉपर एग्जाम्पल। हम प्रॉपर एग्जाम्पल से अब इस चीज को प्रूव करेंगे कि कौन सी वर्ब बदल रही है और कौन सी नहीं बदलती। बस ध्यान रखना है, फाइनाइट चेंज होती है और नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होती, और वो भी कितनी चीजों से? 3 चीज ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट का नंबर से, सब्जेक्ट के पर्सन से या टेंस से। जो वो बदलती है फाइनाइट है और जो नहीं बदलती वो नॉन फाइनाइट है। सो वी आर गोइंग टू टेक सम एग्जांपल। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। आई वांट टू प्ले क्रिकेट एंड देखिएगा, she wants to play cricket. Okay, she wants to play cricket. उसके बाद देखिएगा, a boy wants to play cricket. नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा स्टूडेंट्स, 1 2 3 एंड देन 4। अब लिखते हैं, द बॉयज वांट टू प्ले क्रिकेट। मैं जानबूझकर एक ही जैसा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको इनके अंदर अंतर दिखाई दे, चेंज दिखाई दे। और देखिएगा, आई वॉन्ट, आई मैं खेलना चाहता था, टेंस बदल लेते हैं, आई वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट। सो स्टूडेंट्स, मैंने इस सेंटेंसेस के अंदर 2 वर्ब्स लिए हैं और दोनों के सेम रूप का यूज किया है। अब यहां से समझें कि ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट चेंज कहलाती हैं या कैसे फर्क पड़ता है। देखिए, हर एक सेंटेंस में एक वॉन्ट वर्ब है, एक प्ले। वॉन्ट्स देन प्ले, वॉन्ट्स अगेन प्ले, अगेन वॉन्ट सिर्फ और फिर प्ले है, और फिर मैंने वॉन्टेड यहां पे किया और फिर प्ले। सो स्टूडेंट्स, यहां से आपको समझना है। देखिए, जब पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है प्रोनाउन के हिसाब से देखा जाए, और सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। जैसे ही मैंने पर्सन को चेंज किया, सब्जेक्ट के पर्सन को चेंज किया, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन काउंट होता है किसमें, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, पर्सन फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, और कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन है, और सी क्या है, थर्ड पर्सन है। और जैसे ही पर्सन चेंज हुआ तो आप देख पा रहे हैं, यहां पे मेरे पास वह वॉन्ट थी तो यहां पे क्या हो गई, वॉन्ट्स हो गई। तो यहां पर जो वर्ब चेंज हुई है पहले 2 सेंटेंसेस के अंदर, पहले 2 सेंटेंसेस के अंदर बच्चों जो वर्ब में चेंज आया है वो आया है बिकॉज या ड्यू टू, जैसे मैं बता दिया है, पर्सन के कारण। किसके कारण, पर्सन के कारण, क्योंकि मैंने दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट का पर्सन क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अगले सेंटेंस में चलते हैं, अगले 2 में स्टूडेंट्स इनका पेयर लेते हैं। देखिएगा, जब यहां पर आ बॉय था तो वॉन्ट्स है, और दा बॉयज ज्यादा लड़के हो गए हैं तो क्या सिर्फ वॉन्ट रह गई। तो यहां भी वर्ब ने अपने रूप को चेंज किया है बिकॉज ऑफ नंबर, क्योंकि नंबर होता है वचन, एक वचन बहुवचन आप अच्छे से जानते होंगे। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन था यानी एक लड़का था तो वॉन्ट्स वर्ब थी, और ज्यादा लड़के हुए तो सिर्फ क्या रहेगी, वॉन्ट रह गई। तो इस प्रकार से वर्ब चेंज हुई। आगे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने उसको भूतकाल में एक्शन को दिखाने की कोशिश की, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, जैसे मैंने ये कहा तो मुझे वांट का क्या बनाना पड़ा, वांटेड बनाना पड़ा। तो यहाँ वर्ब जो चेंज हुई है वो किसके अनुसार चेंज हुई है, टेंस के अनुसार। और स्टूडेंट्स, ये तीनों बात हम डेफिनेशन में कर चुके हैं प्रूव। डेफिनेशन क्या कहती है हमें, कि वो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के, क्योंकि ये सारे आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, सी सब्जेक्ट है, यहाँ बॉय सब्जेक्ट है, यहाँ बॉय सब्जेक्ट है, और इसमें आई सब्जेक्ट है। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट हैं। ये क्या है, सभी सब्जेक्ट हैं। यू नो वेरी वेल कि दीज आर सब्जेक्ट्स, दीज आर सब्जेक्ट्स।
ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको पहले ये प्रूव हो चुका है कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के अनुसार बदलती है। सब्जेक्ट का टेंस नहीं होता है स्टूडेंट्स, कभी आप इसको भी सब्जेक्ट के टेंस में काउंट कर लें। टेंस एक अलग कंसेप्ट है। जो सब्जेक्ट का नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन, सब्जेक्ट के पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अनुसार बदलती है, उस वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो ये वांट वर्ब है, इसका इस सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है, एज अ फाइनाइट वर्ब इसको हमने क्या किया है, यूज किया है एज अ फाइनाइट वर्ब। अब आगे जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, हर एक सेंटेंस में एक वर्ब और ली गई है जो प्ले है। यहां भी ये प्ले आई के साथ भी प्ले है, सी के साथ भी प्ले है, बॉय के साथ भी प्ले है और बॉयज के साथ भी प्ले है। और जैसे ही मैंने टेंस चेंज कर दिया फिर भी क्या है, प्ले है। सो एक जो वर्ब दूसरी आपको दिखाई दे रही है जिसको हम सेकेंडरी वर्ब कह सकते हैं, जो हमारी सेकेंडरी यहां पे वर्ब है, यानी कि जो प्राथमिक कार्य को ना दिखाकर सेकंड कार्य को दिखाती है, तो स्टूडेंट्स उसके ऊपर देखिएगा कोई असर नहीं है। और जिस वर्ब के ऊपर किसका, सब्जेक्ट के पर्सन का, सब्जेक्ट के नंबर का और टेंस का, जिस वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं होता, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट। क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट। तो यहां तक आप शायद इस तरह अच्छे से समझ पाए होंगे कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमें फाइनाइट जब हमारे पास है तो नॉन फाइनाइट की आवश्यकता ही क्या है। तो एक सब्जेक्ट स्टूडेंट्स एक से ज्यादा काम कर सकता है। यस, एक को वो प्राथमिक कार्य रख सकता है और एक को रख सकता है सेकेंडरी। क्या रख सकता है, सेकेंडरी। अगर दोनों कार्य, दोनों एक्शन क्या प्राइमरी हैं, तो दोनों वर्ब को किस तरह से यूज करेगा, इस तरह से यूज करेगा। किस तरह से यूज करेगा स्टूडेंट्स, एज अ नॉन फाइनाइट। आई वेंट एंड केम बैक, मैं आया और चला गया, दोनों वर्ब है, वेंट भी और केम भी, यानी कि दोनों बदली हैं टेंस के अनुसार। तो यहां पर आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स दोनों यूज किया है फाइनाइट वर्ब के रूप में। और जब स्टूडेंट्स सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला जो एक्शन जो है, एक को प्राइमरी मानता है और एक को सेकेंडरी मानता है। जो प्राइमरी एक्शन होता है उसको हमें लिखना होता है फाइनाइट वर्ब में, और जो सेकेंडरी होता है वो लिख सकते हैं हम उसको नॉन फाइनाइट में। तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जब फाइनाइट वर्ब हमारे पास है तो नॉन फाइनाइट की हमें आवश्यकता क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की आवश्यकता तभी पड़ती है जब किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं तो प्राइमरी है, और जो कम देते हैं तो सेकेंडरी है। अर्थात फाइनाइट ज़्यादा प्रेफरेंस वाला होता है फीलिंग, यानी उसकी चाहत ज़्यादा है, फिर खेलना है, चाहत के कारण ही खेलना है, चाहत के कारण खेलना है, तो चाहत है उसके अंदर, इसीलिए हमें चाहत को लेना पड़ा एज आ किसके रूप में, फाइनाइट के वर्ब के रूप में, और प्ले को लेना पड़ा नॉन फाइनाइट के रूप में। तो स्टूडेंट्स आज हम जो करने वाले हैं, आज हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। सो स्टूडेंट्स, after understanding the concept of finite and non-finite verb, we are going to discuss today नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने करना है और इसका एक पार्ट करना है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेस से लेकर चल रहा हूं ताकि जो सीखने वाले बच्चे हैं, जो वाक्य में जो कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो मैंने स्पेशल बनाया है। तो अब हम बात कर लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। किसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट, नॉन फाइनाइट वर्ब हमारी होती है स्टूडेंट्स दैट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा पार्ट्स होता है इसका, क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव्स। उसको हम कहते हैं, जो पहला पार्ट इसका होता है उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटिव्स। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स इसका होता है उसको बोलते हैं जेरेंड, और जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। पहला इसका काइंड होता है इन्फिनिटिव्स, दूसरा होता है जेरेंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल्स। देखिए आप देख पा रहे हैं कि इन्फिनिटिव के बाद में एस लगा है तो इसका मतलब प्लूरल है, तो इसके अंदर भी 2 तरह के इन्फिनिटिव्स हमारे पास होते हैं। पहला होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, अब ये सिंगुलर हो गया है इन्फिनिटिव। और दूसरा क्या है, इसको बोलते हैं हम टू इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं, टू इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना है। जेरेंड का कोई पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स, जेरेंड का कोई पार्ट नहीं है। पार्टिसिपल को भी फर्दर हम भागों में बांट सकते हैं 3 में। कितने भागों में बांट सकते हैं, वी कैन डिवाइड पार्टिसिपल इनटू 3 पार्ट्स। पहला इसका होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सेकंड हमारा होता है, थोड़ा इस लाइन को बड़ा कर लेते हैं ताकि आसान लिखा जा सके। सेकंड हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल,
ठीक है। और थर्ड वन हमारा होता है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं। आज हमने डिवीजन कर लिया है अभी, और हमें ये वाला पोर्शन आज करना भी है। तो पहले समझ ले कि नॉन फाइनाइट वर्ब के क्या होते हैं, कितने काइंड हैं, कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, इन्फिनेटिव्स, जेरेंड एंड पार्टिसिपल। अब बेयर इन्फिनिटी से क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? जब भी आपके पास सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब दी गई हो और उसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब आए, जो सेकंड जो वर्ब दी जाए, यानी कि सेकेंडरी काम वाली जो वर्ब दी जाए उस, और वो कहलाती है नॉन फाइनाइट। अगर वो सेकेंडरी वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो आप समझ लें वहां पर इन्फिनेटिव का यूज है, और इन्फिनेटिव कौन सा? बेयर। स्टूडेंट्स अगर आपके पास वो वर्ब जो सेकंड नंबर पे दी गई है उससे पहले टू है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि हमने एग्जांपल में किया था टू प्ले, तो वो हमारा क्या था? नॉन फाइनाइट वर्ब तो थी क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन नॉन फाइनाइट का कौन सा रूप था? उसको हम कहेंगे टू इन्फिनेटिव। क्या कहेंगे? टू इन्फिनेटिव। स्टूडेंट्स जब भी आपको सेकंड वर्ब जो आपको मिल जाए है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, लेकिन इसको थोड़ा कंसेप्ट को समझना है, आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पहचानना। अगर आप इसकी नेचर समझ पाए तो आसानी से आप इसको पहचान पाएंगे। यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सा जेरेंड है और कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि जेरेंड में जो वर्ब है ना वो किसका काम करती है स्टूडेंट? नाउन का काम करती है, और साथ में किसका काम करती है? वर्ब का काम करती है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो और वो काम किसका करे? नाउन का काम करे, और साथ में किसका काम करे स्टूडेंट्स? वर्ब का काम करे, तो उसको हम कहते हैं जेरेंड। और जहां पर वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो लेकिन वो काम किसका करे? एडजेक्टिव का। किसका करे बच्चों? एडजेक्टिव का, और प्लस में किसका करे? वर्ब का। वर्ब तो वो है ही, तो ऐसी सिचुएशन में वो काम किसका करे? वर्ब का करे। तो ऐसी सिचुएशन में जब आईएनजी वाली वर्ब है जो एडजेक्टिव का और वर्ब का काम करती है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ना कि जेरेंड। क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है हमारा जो पार्टिसिपल है ना वो किसका काम करता है स्टूडेंट? एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब के साथ साथ वो किसका काम करता है? विशेषण का काम करता है। तो यहां पर भी वही काम है। पास्ट पार्टिसिपल में भी अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है स्टूडेंट्स, और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए और वो फंक्शन किसका करे, काम किसका करे, आपको फिर याद रखना है एडजेक्टिव का एडीजे प्लस वर्ब। ठीक है, वो वर्ब का और एडजेक्टिव का काम करे, लेकिन वर्ब की अब की बार आईएनजी नहीं थर्ड फॉर्म हो, तो आप ये समझ लेंगे कि वो पार्टिसिपल तो है लेकिन प्रेजेंट नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी कभी आपको किसी सेंटेंस में हैविंग मिल जाए उसके साथ थर्ड फॉर्म मिल जाए, तो आप ये समझ लेना कि वहां पर कौन सा पार्टिसिपल है? परफेक्ट पार्टिसिपल है। और उसका यूज कहां पर होता है? यूज कहां पर होता है? जिस सेंटेंस में कितने काम होते हैं? 2 एक्शन को डिनोट किया जाता है, 2 एक्शन को दिखाया जाता है, और सेकंड नंबर वाला एक्शन है वो पहले का परिणाम होता है। यानी कि अपना काम करने के बाद मैंने आराम किया, यानी कि मुझे अगर मेरा काम नहीं होता तो मैं आराम भी नहीं करता, यानी कि मेरा आराम जो है वो किसका परिणाम है? काम हो जाने का। तो क्या होगा जब इतना मतलब क्या बिल्कुल आराम से कोई काम किया जाए, तसल्ली से कोई काम किया जाए, उसके बाद दूसरा जो काम हो, जैसे आप हैविंग डन माई वर्क, हैविंग डन माई वर्क आई टुक रेस्ट, मैंने आराम किया, पहले मैंने काम किया आराम से, फिर मैंने क्या किया? आराम किया। ठीक है, तो आपको इस तरह से समझना है। ठीक है, नहीं तो अगर तीव्रता से काम हो तो वहां पे क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? क्या आ जाता है? जेरेंड आ जाता है। जैसे सिंग अ स्नेक, एक सांप को देखकर, ठीक है, सिंग अ स्नेक, क्योंकि सांप को देख करके आप रुकते नहीं हैं, आजा मुझे काट ले, रुकते नहीं है ना, तो वहां पे जल्दबाजी में काम होता है तो वहां जेरेंड आ जाता है। जब इत्मीनान से काम हो, आराम से काम हो, तो वहां परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। तो स्टूडेंट्स आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस क्लासिफिकेशन, अब हम समझेंगे आगे। अब चलते हैं आगे। So students, after understanding the classification या division of non-finite verb, उसके सभी काइंड्स को समझने के पास हम सबसे पहले काइंड्स को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काइंड है नॉन फाइनाइट का, वो है इन्फिनेटिव्स। और इन्फिनेटिव्स के 2 काइंड मैंने आपको बताए थे, वो कौन से हैं? बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। सो पहले हम आज करेंगे कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, तो उसका यूज कहां होगा,
मान लीजिए आपको एग्जाम में तो आपको यही भरना आता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द स्टेबल नॉन फाइनाइट वर्ब। जब आप नॉन फाइनाइट को जान गए हैं, भाई नॉन फाइनाइट क्या होती है, वो वर्ब नॉन फाइनाइट कहलाती है जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंस से जिसका कोई लेना देना नहीं होता या उससे नहीं बदलती है। उसके काइंड्स भी आप कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, इन्फिनेटिव्स और जेरेंड एंड पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम शुरुआती कर लेते हैं कि बेयर कहाँ पे लगाएं, फिर जेरेंड कहाँ लगाएं, यानी कि बेयर कहाँ आए, टू कहाँ आए, जेरेंड कहाँ आए और पार्टिसिपल का यूज क्या करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करेंगे आज बेयर इन्फिनेटिव कहाँ लगाना है, अर्थात आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब करना है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जब भी व्हेन यू हैव, जब आपके पास होते हैं डू, डज, डिड और एनी मॉडल ऑक्सिलरी, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हो, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में व्हेन यू हैव, जब भी किसी सेंटेंस में आपके पास क्या हो जाता है, डू, डज, डिड और कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी आ जाती है। मॉडल आप जानते भी होंगे, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आपको ये याद कर लेने हैं। अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो मैं लिख देता हूं, मैं मॉडल लिख ही देता हूं का। मॉडल ऑक्सिलरी में कौन कौन से आते हैं, विल, शैल, ओके, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। उसके बाद आप लिख सकते हैं ought to, used to, need and dare। ध्यान रखना है, जब भी आपके पास किसी सेंटेंस में डू मिलता है, आपको डज मिलता है या डिड मिलता है और विल, सेल, इनमें से कोई भी आपके मॉडल ऑक्सिलरी मिलती है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको तुरंत इनके बाद कोई वर्ब लगानी पड़े, अगर ब्लैंक दिया गया है और उसमें आपको इनके तुरंत बाद कोई वर्ब लगानी पड़े, तो आपको क्या लगाना है, वहां पे बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि इनके बाद और कोई वर्ब उससे पहले ना आए, क्योंकि ये जो हैं कोई भी मॉडल है या कोई ये डू, डज, डिड है, ये अपने से बाद में आने वाली वर्ब को ही प्रभावित कर सकते हैं, उसके बाद आने वाली वर्ब के ऊपर इनका प्रभाव नहीं होता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, ही, सपोज की जगह आपको दिया गया है डज नॉट और आपको ब्लैंक में दे दिया डू हिज वर्क। सो आपको क्या करना स्टूडेंट्स, आपको क्या मिला यहां पे, मैंने अभी बताया, डू डज में से कोई आए तो डज यहां पे दिया गया है, डज है तो आप क्या भरेंगे यहां पे, बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि क्या आ जाएगा, सिर्फ आपका डू आ जाएगा। और देखिएगा सी कैन, वर्ब है आपकी, आपको दे दी गई है स्पीक, सी कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो आप क्या करेंगे, आपके पास कैन है, कैन के मॉडल है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पे स्पीक का यूज कर देंगे। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको बेयर, पहला रूल मैंने बताया कि वेयर यू विल यूज बेयर, आपको कहां पर बेयर, जहां भी दिमाग में है तो ध्यान रखना, बेयर का मतलब था के बिना, यानी कि बिना टू के। यहां जो हम वर्ब भरेंगे वो भरेंगे प्लेन वर्ब, जिसके साथ ना टू होगा, ना एस होगा, ना ईएस होगा, तो वो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब कहां पे आएगी, जब डू है, डज है, डिड है या कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया है, इनके बाद जब भी आपको वर्ब लगानी पड़े तो आप क्या लगाएंगे, बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा एक एक्सेप्शन की बात करना चाहूंगा, इसी में एक रूल नंबर सेकंड पे बता देते हैं। बट कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे आप देख ही पा रहे हैं ought to और used to, इनके अंदर जेनेटिक टू है, जैसे आपको ध्यान रखना है, बट आफ्टर used to and ought to, but after used to and used ought to we have genetic,
ये ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो यूज टू है और ought to है उसके अंदर ही टू है। सो कभी आप कंफ्यूज हो जाएं तो इनके बाद आप ये मत समझ लेना कि आपने टू लगाया है। जैसे आई यूज टू टेक टी, टेक टी, आई यूज टू टेक टी। सो स्टूडेंट्स, आपको एक ध्यान यहां पर रखना है, एक ध्यान यहां पर रखना है कि ये ध्यान रखना कि वहां पर यूज्ड और ought को जब यूज टू को या ought को जब यूज किया जाए तो इनसे पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब ना हो, अर्थात यही हेल्पिंग वर्ब का आप काम करें। और जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो क्या होंगे, मॉडल होंगे। और मॉडल के ऊपर रूल लागू क्या होता है कि उनके बाद हमेशा कौन सा इंफिनिटिव आता है, बेयर आता है, क्योंकि यूज एक वर्ब भी है, अपने आप में यूज एक वर्ब भी है। अगर उसको एज अ वर्ब यूज किया जाए और उसके बाद आपको वैसे टू मिल जाए तो यहां पर स्टूडेंट्स कुछ और हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान दें। I am used, मैं आदि हूं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको टू मिलता है तो आप ध्यान रखेंगे कि एम यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है और यूज यहां पे क्या, मेन वर्ब है। और जबकि अगर यही हेल्पिंग वर्ब है, एम हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या हुई, मेन वर्ब हुई। और मॉडल कभी मेन वर्ब होते नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन है, नीड और डेयर, वो मैं बताऊंगा अभी आपको, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये यहां पर मेन वर्ब है तो ये टू इसका पार्ट नहीं हो सकता, और टू यहां पर क्या है, प्रेपोजिशन है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ING लगाना पड़ेगा। आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी, यानी कि मैं आज भी, पहला सेंटेंस कहता कि मैं चाय पीने का आदी था, लेकिन मैं अगर आज भी चाय पीने का आदी हूं तो आई हैव टू से, मुझे कहना पड़ेगा आई एम यूज्ड टू टेकिंग टी, मैं चाय पीने का आदी हूं। क्योंकि स्टूडेंट्स यहां से एक रूल थोड़ा आप ध्यान रख लेंगे कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ING लगता है, ठीक है। क्या लगता है, ING का यूज होता है, जो कि कहां पर होता है ING का यूज, जेरेंड में और पार्टिसिपल में। कहां पे होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड के अंदर क्या लगता है, ING लगता है। तो ऑक्सिलरी का एक एक्सेप्शन और है, हम उसको रूल नंबर 3 में रख लेते हैं। आपके पास दो ऐसे हमारे पास मॉडल हैं, नीड एंड डेयर, ठीक है, जिनको कहा जाता है मार्जिनल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरीज इनको कहा जाता है। नीड और डेयर को स्टूडेंट्स मार्जिनल ऑक्सिलरीज क्यों कहा जाता है, इनको भी ध्यान से देखना है। कभी नीड के बाद मैंने कह दिया कि आपने बेनिफिट लगा तो आप बेड लगा दे, वहां कुछ और भी आ सकता है, वो देखने की आवश्यकता है। क्या मार्जिनल ऑक्सिलरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे कैन बी used as main verbs, कह लेंगे as main verbs to, इनको मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सेमी मॉडल भी कहते हैं या मार्जिनल ऑक्सिलरी भी कहा जाता है। इनको सेमी मॉडल भी कहते हैं और मार्जिनल ऑक्सिलरी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये दो काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अब आप पजल हो जाओगे, सर हमें कैसे पता चले कि ये मॉडल हैं या मेन वर्ब हैं। स्टूडेंट्स याद रखना है, नोट करना आपने, नोट करें, when the given sentence, जब दिया गया सेंटेंस, ठीक है, कैसा है बच्चों, नेगेटिव है, कैसा है, नेगेटिव है और इंट्रागेटिव है, ठीक है। जब दिया गया सेंटेंस हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो या इंट्रागेटिव हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, किसके कारण बने वो, विद द हेल्प ऑफ किसकी, आपको क्या मिल जाए वहां, नीडंट, ठीक है, या डे आर नॉट, तो नेगेटिव बन जाएगा। या नीड का और डेयर का सब्जेक्ट से पहले एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया हो,
ठीक है, ठीक है, ऐसा हो विद द व्हेन द गिवन सेंटेंस, जब नेगेटिव और इंट्रागेटिव हो विद द हेल्प ऑफ नीडंट और देयर नॉट, या जस्ट नीड एंड डेयर, नीड एंड डेयर, ठीक है। एज फॉलो, मैं नीचे लिख देता हूं एग्जाम्पल, एज फॉलो, जैसे नीचे देखेगा कैसे, आई नीड नॉट या आई नीडंट डू इट। सो आपने देखा यहां मैंने बेयर इन्फिनिटी लगाया है, या नीड को मैं आगे ले आऊं, नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की आवश्यकता है। ये कैसा सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ऊपर वाला कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव, नीचे वाला कैसा है, आई से लिखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस है। स्टूडेंट्स तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी नीड का और डेयर का यूज किया जाए किसमें, नेगेटिव या इंट्रागेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव बनाने के लिए नीड नॉट लगाया जाए, नेगेटिव बनाने के लिए या डेयर नॉट लगाया जाए, या इंट्रागेटिव बनाने के लिए नीड और डेयर को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाए, तो आप वहां से कंफर्म हो जाएगा कि ये दोनों किसका काम कर रहे हैं, यहां पे मॉडल का, किसका कर रहे हैं, मॉडल्स, ठीक है। ये मॉडल्स का यूज यहां पे कर रहे हैं, यानी कि मॉडल्स का प्रयोग यहां पे किया गया है, या मॉडल्स का फंक्शन यहां पे कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जहां पर ये नीड और डेयर मॉडल का काम करेंगे तो रूल फिर वही लागू होगा कि मॉडल के बाद हमेशा क्या आती है, जहां भी आपको मॉडल ऑक्सिलरी दिखेगी उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात बेयर इन्फिनिटिव। क्या लगाएंगे, बेयर इन्फिनिटिव। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे। आगे देखिए, लेकिन जब आपको याद क्या रखना है, जब नीड और डेयर जिस सेंटेंस में यूज किए गए हों और वो सेंटेंस कैसा हो, अफर्मेटिव हो, क्या हो, अफर्मेटिव हो, तो वो आप वहां पर आप ध्यान रखेंगे। चलो इसको भी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन नीड एंड डेयर, जब नीड और डेयर आर यूज्ड in an affirmative sentence, जब नीड का और डेयर का अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज हो, जब नीड को और डेयर को स्टूडेंट्स हम यूज करें अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अगर इसको यूज करें दे, तब क्या करते हैं, दे फंक्शन एज मेन वर्ब, तब वो किसका फंक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, मेन वर्ब का। और जब भी ये मेन वर्ब हो, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके बाद हमेशा लगेगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू इन्फिनिटिव। जब भी नीड का और डेयर का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाए तो आपको ध्यान रखना है, इसके बाद फिर बेयर नहीं लगाना, आपको टू इन्फिनिटिव लगाना, ध्यान रखें। जैसे स्टूडेंट्स, ही नीड्स डैश डू इट, आपको ये दिया गया। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा ये सेंटेंस इंट्रागेटिव नहीं है, ये सेंटेंस में नोट भी नहीं है नीड के साथ, तो नेगेटिव। ये भी आपको सीखना चाहिए कि किसी भी मॉडल के ऊपर सब्जेक्ट के पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही पर्सन का प्रभाव पड़ता है, ना ही नंबर का प्रभाव पड़ता है। हाँ, टेंस का प्रभाव जरूर हो जाता है कि कैन से कुड हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिए ही होने से यहाँ पे नीड्स कभी नहीं होगा। कभी मॉडल्स के बाद आपको एस या ईएस नहीं लगा मिलेगा। अगर नीड के बाद एस ईएस लगा है तो ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। और जब ये मेन वर्ब है तो स्टूडेंट्स इसके साथ बेयर नहीं आएगा, क्या आएगा, टू इन्फिनिटिव, यानी कि टू डू आएगा। ही नीड्स टू डू इट, उसको यह करने की आवश्यकता है। सो आपको यहां से थोड़ा सा एक्सेप्शन मैंने पहले बताया है कि डू, डज, डिड और मॉडल के बाद वैसे तो बेसिकली क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है। लेकिन एक तो आपको ओट का और यूज्ड टू का ध्यान रखना है, ओट का और यूज्ड टू का, क्योंकि उनके साथ जेनेटिक टू है, तो उसको आप टू इन्फिनिटिव कंसीडर ना करें, बेयर ही लगाएं उनके बाद, ठीक है। अगर यूज्ड को एज अ मेन वर्ब किया गया फिर टू उसके बाद है तो फिर आप आईएनजी लगाएं, ठीक है। लेकिन अगर नीड और डेयर को नेगेटिव और किसमें, नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस में यूज किया गया है तो समझ लो वो मॉडल हैं, और मॉडल हैं तो क्या लगाना है, आपको बेयर इन्फिनिटिव लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर उनका यूज किया गया हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्य में, कि आपको वहां पर जाने की आवश्यकता है। डेयर का लेते हैं कि ही जो डेयर्स टू डू इट,
टू डू इट, वह इसे करने का साहस रखता है या वो ऐसा करने की हिम्मत रखता है। तो यहां पे डेयर के बाद भी एस लगा हुआ है, तो ये मेन वर्ब है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस नहीं है ना इंट्रोगेटिव है। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे सेंटेंसेस के अंदर जो नीड और डेयर आते हैं वो होते हैं मेन वर्ब, और इसी कारण से इनको कहा जाता है मार्जिनल ऑक्सिलरी, क्योंकि ये दो काम कर सकते हैं, या इनको कहते हैं सेमी मॉडल। क्यों? क्योंकि दो फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि दे कैन बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब एज वेल एज हेल्पिंग वर्ब। और जो मॉडल होते हैं वो हमेशा किसका काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, ठीक है। और जब भी मॉडल को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो लगाना है बेयर इन्फिनेटिव। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं फॉर पे। किसके साथ स्टूडेंट्स? हम और कहां पर लगाते हैं, और हम कहां पर लगाते हैं स्टूडेंट्स बेयर? विद दी वर्ब ऑफ सेंस। वर्ब ऑफ सेंस, हमारी 5 सेंस हैं। विद द वर्ब ऑफ सेंस कौन कौन सी? सी मैंने देखना, लुक मैंने देखना, ठीक है, सी लुक, उसके बाद नोटिस, वॉच, वॉच, बिहोल्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्ब ऑफ सेंस बात कर रहा हूं, अभी देखने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद सुनना, कौन सा? हियर, लिसन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम और क्या सीखते हैं? फील करके, फील, टच, टेस्ट, ठीक है। फील हो गया, टच हो गया, टेस्ट हो गया। उसके बाद और कौन सी वर्ब होती है हमारी? तो ये जो हमारी टेस्ट एटसेट्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारी वर्ब होती हैं दीज आर कॉल्ड वर्ब ऑफ सेंस। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है जो मैंने वर्ब लिखी है, या इसके अलावा और भी जो वर्ब होती हैं जो सेंस को दिखाने वाली होती हैं, उनको आपने ध्यान रखना है। जब भी वर्ब ऑफ सेंस का एक्टिव वॉइस में, ठीक है, विद द वर्ब ऑफ सेंस व्हेन दे आर यूज्ड, व्हेन दे आर यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। तो आपको क्या ध्यान रखना स्टूडेंट्स? जब भी वर्ब ऑफ सेंस का एक्टिव वॉइस में यूज हो, एक्टिव वॉइस में यूज हो, ध्यान रखना ये बात, एक्टिव वॉइस में यूज हो, तो उनके बाद हमेशा क्या लगता है? क्या लगता है स्टूडेंट्स? बेयर इन्फिनेटिव लगता है। क्या लगता है? बेयर इन्फिनेटिव लगता है। कैसे? आपको कैसे पता चले स्टूडेंट्स कि ये वर्ब एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है? वैसे एक्टिव पैसिव के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिस शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, वो मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं आपको। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए बी, बी की फॉर्म लिख देता हूं बी, वॉज, बीन, बीइंग और टू बी। ये स्टूडेंट्स मैंने यहां पे बी की फॉर्म लिखी है। अल्टरनेट फॉर्म होती है वॉज की वर, और बी से हम और क्या बना लेते हैं? इज एम आर, इज एम आर। स्टूडेंट्स रूल क्या कहता है? व्हाट द रूल सेज कि जब भी हमें बी की फॉर्म दिखाई दे स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमेशा आना चाहिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। क्या आना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। अगर इसके इनके बाद वर्ब आती है, नहीं तो ये एज अ मेन वर्ब भी यूज हो जाती हैं। तो जब भी इनके बाद कोई वर्ब आए तो उसके साथ क्या लगना चाहिए? आई एन जी। अगर स्टूडेंट्स बी की फॉर्म आ जाए और उसके बाद आई एन जी ना लगा मिले और थर्ड फॉर्म में लगी मिले, तो ऑटोमेटिक समझ लेना वो पैसिव वॉइस है। अगर जर्नल सेंस में इस तरह से आता है तो वो क्या है? एक्टिव वॉइस है। इससे आसान या इससे छोटा तरीका मैं पैसिव छाटने का आपको कोई नहीं सिखा सकता, ना ही किसी बुक से आप पढ़ के सीख सकते हैं। तो आपने क्या करना है? ऑब्जर्व करना सीखना है। तो अब देखिएगा, अब मैं इनमें से यूज करता हूं, इनमें से वर्ब को, ठीक है। आई सा हिम, मैंने इसको देखा और ब्लैंक में दे दिया आपको गो। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, सी जो है, सी से हमारा क्या बना? सा, और सा भी हमारी क्या होगी? वर्ब ऑफ सेंस। ऐसा नहीं है कि मैंने यहां सी लिख दिया तो सी ही आना जरूरी है। सी की कोई भी फॉर्म आ जाए वर्ब की, ठीक है, जो भी वर्ब लिखी है वर्ब ऑफ सेंस की कोई भी फॉर्म आए
तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सा, आई सा हिम। आई सा जो है, सा है कौन सी, वर्ब ऑफ सेंस है। क्या ये पैसिव फॉर्म है? नहीं, पैसिव होने के लिए इससे पहले क्या आना चाहिए था, कोई भी बी की फॉर्म आनी चाहिए थी, और यहाँ पे सा की जगह सीन होना चाहिए था। तो ये कौन सी है, एक्टिव वॉइस में है, और जब भी ये एक्टिव वॉइस में होगी तो हम लगाएंगे बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाएंगे, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। She heard them talk। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां भी आपने हर्ड देखा, कौन सी है, हमारी वर्ब ऑफ सेंस है। यहां भी क्या है, वर्ब ऑफ सेंस है, और वर्ब ऑफ सेंस है और एक्टिव वॉइस में भी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा फिर से बेयर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको कर लेना है। हाँ, सो स्टूडेंट्स आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, एक चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है कि सी है, हियर है, ठीक है, सी हियर, ठीक है, और इनके बाद आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कई बार ING भी आ जाता है। जैसे मैं ऊपर वाले सेंटेंस को लिखता हूं, आई सा हिम गोइंग, मैंने उसको जाते हुए देखा। ठीक है, या कह सकते हैं सी हर्ड देम टॉकिंग। तो ये दोनों ही ठीक हैं, लेकिन बच्चों अगर इनकी सेंस में अंतर समझने की बात आए कि इनकी सेंस में क्या चेंज है, आई सा हिम गो, जब मैंने उसको देखा तो उसका जो जाने का जो एक्ट था वो लगभग पूरा हो चुका था। सपोज कीजिए कि एक गली है, सपोज कीजिए इट इज अ स्ट्रीट, और ये यहां पर आके टर्न होती है। ठीक है, जब आपने उसको जाते हुए देखा तो वो बिल्कुल यहां पे टर्न पे था, और जैसे आपने देखा तो वो इधर टर्न हो गया, उसके बाद आपको दिखाई देना बंद हो गया। और जब वो काम काफी देर तक चलता रहा हो, यानी कि सी हर्ड देम टॉकिंग, वो खड़ा होकर सुनती रही, काफी देर तक उनकी बातें चलती रही, तो आप कह सकते हैं टॉकिंग। जब आपने उसको क्या है बात करते हुए सुना और आप जा रहे थे, अचानक से एक बात आपके कान में पड़ी और आप चले गए, तो इसका मतलब सी हर्ड देम टॉक। तो स्टूडेंट्स बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं, बट आप यहां पर क्या कर सकते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को ही पता होता है कि उसने ज्यादा देर तक सुना है, ज्यादा देर तक देखा है। हम कैसे बता सकते हैं, सो यू कैन यूज हियर बेयर इन्फिनिटिव टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का यूज करें। हाँ, जब आप पर्सनली यूज करें इंग्लिश को तो आपको पता होगा, आप किसी को कहना चाहते हैं कि मैंने राम को जाते हुए देखा, मैंने श्याम को जाते हुए देखा, और आप वो जब आपने देखा तो वो जा रहा था और आप उसको लगातार 2 मिनट 4 मिनट तक देखते रहे, तो आई सा श्याम गोइंग, यस, और मैंने श्याम को जाते हुए देखा। हाँ, मैं निकल रहा था, श्याम जा रहा था, और जैसे मैंने 1 सेकंड के लिए उसको देखा, उसके बाद वो कहीं गायब हो गया, यानी कि मुझे मैंने देखा नहीं, या मैंने देखा नहीं, या उसने टर्न कर लिया, तो इसमें आई सा श्याम गो। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इस कंसेप्ट को। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम रूल पे, अगले रूल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब तक तो ये बात थी कि हम वर्ब ऑफ सेंस की बात अब कर रहे थे, ठीक है। अब वर्ब ऑफ सेंस का ही एक्सेप्शन है, आपको जो ध्यान रखना है, एक्सेप्शन याद कर लेते हैं। व्हेन वर्ब ऑफ सेंस, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आर यूज्ड इन पैसिव वॉइस, ठीक है। वी यूज टू इन्फिनिटिव आफ्टर देम। सो स्टूडेंट्स आपको एक बात यहां से ध्यान रखनी है, सो स्टूडेंट्स आपको यहां से एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम वर्ब ऑफ सेंस का यूज करें, लेकिन वो अब की बार एक्टिव में नहीं है, पैसिव वॉइस में है, और पैसिव की पहचान मैं बता चुका हूं, अर्थात यानी कि बी की कोई फॉर्म आई हो, उनके बाद उनकी कोई थर्ड फॉर्म आई हो वर्ब ऑफ सेंस की, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी तो वो देखिए क्या होगा, आई
ही वॉज सीन, उसको देखा गया। अब देखिए वॉज आया है, वॉज के बाद रूल क्या कहता है एक्टिव होने के लिए, अगर बी की फॉर्म आई होती तो आईएनजी लगना चाहिए था, एक्टिव हो गया, या कुछ नहीं आना चाहिए था। तो यहां देखिएगा, यहां आईएनजी ना लग के थर्ड फॉर्म है सी सा सीन, तो अब ये पैसिव फॉर्म में सीन का प्रयोग हुआ है पैसिव में, तो इसके बाद आई कहता है ही वॉज सीन और गो ही भरना पड़े तो टू गो। समझ पा रहे हैं कि पैसिव फॉर्म में कैसे। उसके बाद देखिएगा और हम ले लेते हैं, दे वर नोटिस्ड, दे वर नोटिस्ड, ठीक है, स्टील, उनको चोरी करते हुए नोटिस किया गया। दे वर नोटिस टू स्टील, क्योंकि ये भी देखिएगा नोटिस के बाद आप देखिएगा डी लगा हुआ तो थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे क्या है बी की फॉर्म आई है, तो ये पैसिव वॉइस है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि वर्ब ऑफ सेंस जब एक्टिव में हो तो बेयर, और पैसिव में हो तो टू इन्फिनेटिव। सो आगे फिर चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं कि और कहां पर हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। स्टूडेंट्स कुछ वर्ब और हैं जिनके ऊपर सेम रूल लागू होगा, उनको चाहे तो आप वर्ब ऑफ सेंस के साथ भी यूज कर लें चेक। वो है आपकी मेक, लेट और बिड, ठीक है। इन वर्ब के साथ सेम रूल है, जब ये वर्ब एक्टिव वॉइस में हो, जब ये वर्ब एक्टिव वॉइस में हो, एक्सेप्शन ध्यान रखना, लेट जो है चाहे वो एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेक और बिड जब किसमें एक्टिव वॉइस में हो तो आपको ध्यान रखना इनके बाद बेयर, ठीक है, क्या लगाएंगे बेयर लगाएंगे। और जब ये पैसिव फॉर्म में हो तो आपको टू लगाना है, जैसे आई मेड हिम, और वर्ब भरनी है लव। तो आप अच्छे से अब समझ पा रहे हैं एक्टिव पैसिव, यस। और ज्यादा समझना तो मेरी वीडियो देख लेना स्टूडेंट्स। आई मेड हिम, अब देखना मेड एक्टिव वॉइस में है तो लव, क्यों कहा अपने एक्टिव वॉइस में है, अब तो आपको दिमाग में आ जानी चाहिए बात, क्यों कहा, क्योंकि अगर ये पैसिव होता तो इनसे पहले इस वर्ब से पहले क्या आना चाहिए था, बी की फॉर्म आनी चाहिए थी। क्योंकि स्टूडेंट्स बिना बी की फॉर्म के, ये मैंने ट्रिक बता रखी है कि बिना बी की फॉर्म के कभी कोई पैसिव नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। बी की फॉर्म का आना जरूरी है, इनमें से कोई भी हो सकती है वो, ठीक है। तो ये एक्टिव था। अगर इसी को कहें मुझे हंसाया गया, आई वॉज मेड, कहते हैं लाफ। अब आपको करना है स्टूडेंट्स, अब देखिएगा वॉज आया है, पी की फॉर्म आ गई और थर्ड फॉर्म आ गई है, तो ये पैसिव फॉर्म में है मेड अब की बार, तो हम क्या करेंगे टू लाफ, क्या कर देंगे टू लाफ, ठीक है भाई। आई वॉज मेड टू लाफ, इतना समझ आ गया। ऐसे ही आप लेट का ले सकते हैं, लेट हिम डू इट, ठीक है, लेट हिम डू इट। तो आप लेट आ गया तो आपने क्या लगाया यहाँ पे डू, यानी कि आपको लगाना है बेयर इन्फिनेटिव। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि जब भी मेक, लेट और बिड का प्रयोग एक्टिव वॉइस में हो, एक्टिव में है तो बेयर, जब ये एक्टिव वॉइस में हो, एक्टिव वॉइस में हो तो आपको लगाना है बी बेयर, आई इन्फिनेटिव, और जब यही वर्ब किस में हो, पैसिव वॉइस में हो तो आपको लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू इन्फिनेटिव। तो यहां तक आपको समझ में आ गए, आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस। अब सो स्टूडेंट्स नाउ रूल नंबर 7 कि कहां पर आपको बेयर लगाना है। कुछ हमारी फ्रेजेस हैं, ठीक है, कुछ हमारी फ्रेजेस हैं, उनके बाद आपको क्या लगाना है, हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लगाना, जैसे हैड बेटर, हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, हैड रादर। पहले देखिएगा हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, वुड रादर, वुड सूनर, वुड रादर एंड, और कर लेते हैं वुड सूनर, etc. Students, these are some phrases which are frequently used in your exam, जिनका एग्जाम में बार बार यूज किया जाता है जांचने के लिए कि आपको इन्फिनेटिव आते हैं या आपको नॉन फाइनाइट भरनी आती है या नहीं आती। इनके बाद हमेशा हमें लगाना होता है बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप अगर कहें इट हैड
better, it had better go then stay। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, इट हैड बेटर गो, आप देखिएगा मैंने यहां बे इन्फिनिटी लगाया, इट हैड बेटर गो देन स्टे। अच्छा एक और मैं अलग ना बना करके एक सा रूल, तो आप ध्यान रखेंगे देन के बाद भी हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है, देन के बाद भी हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। तो आप यह समझ लेंगे इट हैड बेटर गो देन स्टे, ठीक है, ठहरने की बजाय जाना उचित होगा, ठीक है, तो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि दीज फ्रेजेस ऑलवेज क्या करती हैं, अपने बाद में फॉलो करती हैं, इनके बाद हमेशा आता है, क्या आता है, इनके बाद हमेशा यूज किया जाता है बेयर इन्फिनिटिव। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और लेते हैं, he had rather stay than go। तो सेम हियर, यहां पर हमारा हैड रादर है तो हमने यहां फर्स्ट फॉर्म लगाई है, तो अब की बात का सेंस जो है वाक्य की अलग हो गई है। ही हैड रादर स्टे देन गो, ठीक है, वो ठहरना चाहेगा जाने की अपेक्षा, ऊपर वाले में क्या था, उसे जाना चाहिए ठहरने की अपेक्षा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि इन फ्रेजेस के बाद हमेशा क्या लगता है, बेयर इन्फिनिटिव लगता है, और देन के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव लगता है, वो ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 8 स्टूडेंट्स, व्हाट द नेक्स्ट रूल सेज, या व्हाट द नेक्स्ट रूल टेल्स अस, क्या बताता है हमें नेक्स्ट रूल। हमारे जब भी स्टूडेंट्स लगेंगे व्हेन वी हैव, जब हमारे पास होता है बट और एक्सेप्ट एज कनेक्टर्स, जब भी हम इनको लिंकर या कनेक्टर्स के रूप में यूज करते हैं, किसको, बट और एक्सेप्ट को, एंड डू, डज या डिड आर यूज बिफोर देम, तो तब ऐसी सिचुएशन देखनी स्टूडेंट्स जिस सेंटेंस में बट का और एक्सेप्ट का एज अ कंजंक्शन यूज किया गया हो, और बट का और किसका, एक्सेप्ट का कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया हो, लेकिन उनसे पहले इनमें से कोई डू, डज या डिड आया हो, तो उनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लगेगा, ठीक है। देखो ही डज नथिंग, सॉरी, ही डज नथिंग बट प्ले, वह कुछ नहीं करता बट खेलता है। व्हाट आर द सेंटेंसेस, ही डज नथिंग बट प्लेज, वह कुछ नहीं करता बस खेलता है, बट के बाद हमने यहां पर जो फर्स्ट फॉर्म लगाई है वो है बेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, दे डिड नथिंग बट प्ले कार्ड, उन्होंने कुछ नहीं किया बस ताश खेले। तो आप देख सकते हैं कि बट से पहले क्या है, एक जगह डिड है और एक क्या है, डज है। ऐसी सिचुएशन जब होती है तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है क्या लगाना है, बेयर इन्फिनिटिव लगाना है। लेकिन डू डज के अलावा कोई और वर्ब आ जाती है तो ध्यान रखेंगे फिर टू इन्फिनिटिव लगाएंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपने ध्यान क्या रखना है, बट या एक्सेप्ट से पहले डू डज या डिड का प्रयोग ना किया गया हो तो फिर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फिर आपको वहां पर बेयर इन्फिनिटिव नहीं लगाना, बट के बाद टू इन्फिनिटिव लगाना है। जैसे ही वॉन्ट्स नथिंग, वह कुछ नहीं चाहता, बट देखिएगा, बट टू अर्न मनी, स्टूडेंट्स यहां देखिएगा कि ही वॉन्ट्स नथिंग, वह कुछ नहीं चाहता, बट टू अर्न मनी। वह देखिएगा बट से पहले डिड नहीं है, वॉन्ट्स सिंपल आया है कि वह कुछ नहीं चाहता, केवल पैसे कमाना चाहता है। और जैसे ही बट से पहले डज गायब हुआ, डिड गायब हुआ, तो हमने क्या कर दिया, यहां पे बेयर की जगह क्या लगा दिया, टू इन्फिनिटिव लगा दिया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास बट और किसका, बट का और एक्सेप्ट का
का कनेक्टर के रूप में यूज किया गया हो और उनसे पहले डू डज डिड आया है तो बेयर इंफिनिटिव, अगर वो नहीं आया है तो टू इंफिनिटिव का यूज आपने करना है। जबकि देन भी एक कनेक्टर है, देन के बाद हमेशा आपने कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं रूल नंबर 9, दैट इज आवर लास्ट रूल। ओके, अब देखिएगा जैसे हम डब्ल्यू फैमिली जो हमारी होती हैं उनके बाद ज्यादातर हम क्या लगाते हैं, अगर तुरंत बाद आपको वर्ब लगानी पड़े, व्हेन टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, व्हाई टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट, तो टू इंफिनिटिव लगाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो वाई है, जब हमारे पास वाई आए या वाई नॉट आए, स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है वाई आए या वाई नॉट आए और उसमें क्या किया जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्या किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए या क्या किया जाए, कोई सजेशन दिया जाए, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपको बेयर इंफिनिटिव आता है वाई नॉट टू। वहां पर जब हमारे पास वाई और ये टू आए और जब उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए या सजेशन दिया जाए तो वहां पे स्टूडेंट्स क्या लगता है, केवल बेयर लगता है। वाई नॉट गो टू अ गुड टीचर, सजेशन है क्यों ना एक अच्छे टीचर के पास चला जाए, यानी कि, और आगे वाई पे मोर फी, भाई ज्यादा फीस क्यों दी जाए, यस। सो इस सेंस में स्टूडेंट जब भी आएगा तो आपको क्या नहीं लगाना है, वाई के बाद आपको बेयर इंफिनिटिव लगाना है। दिस इज बेयर इंफिनिटिव एंड इट इज ऑल्सो बेयर इंफिनिटिव। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने वहां पर बेयर इंफिनिटिव का यूज करना है। स्टूडेंट्स ये जो आज की जो आपकी वीडियो थी जिसके अंदर पूरा क्लासिफिकेशन बताया गया है, अंतर बताया गया है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट के कितने प्रकार होते हैं, और उसका एक हमने नॉन फाइनाइट का पहला क्या यूज सीखा है, बेयर इंफिनिटिव का यूज सीखा है। स्टूडेंट्स जो भी मेरी वीडियोस होती है ना, वो जब शुरुआत होती है थोड़ी लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, उसके बाद जैसे हम अब इंफिनिटिव करेंगे कौन सा, टू, वो आसानी से आराम से छोटे वीडियो के अंदर हो सकता है। सो स्टूडेंट्स वीडियो काफी लंबी हो गई है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है मैंने अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दी है जो आपके लिए लाभकारी हो सकती है, तो आपने इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और तब वीडियो तक आपसे लेता हूं विदा। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।